नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्रिम्स अस्पताल में गर्भवती महिला के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडरे का कहना है कि पूरे कर्नाटक में 2000 करोड़ रुपए मूल्य की 5000 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने बेंगलुरु में जीपी सदस्य के यहां छापा मारा, 25 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, सोनिया और खरगे अयोध्या नहीं जाएंगे। पीएम मोदी ने की उस्मान मीर के इस राम भजन की तारीफ, कहा सुनकर होगी दिव्य अनुभूति। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में मां से बच्चे में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस के संचरण पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रिम्स चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवयोगी ने बताया कि कैसे एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस मां से बच्चे में फैलता है। 40 गर्भवती महिलाओं का सामूहिक बंध्याकरण किया गया। चिकित्सक डॉक्टर सरिता, आईसीटीसी सेंटर की पर्सनल कंसल्टेंट प्रतिभा, जयश्री, वाणी, पीपीटीसीटी सेंटर की पर्सनल कंसल्टेंट सुनीता, अनिता मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसाइटी, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जिला एड्स नियंत्रण और रोकथाम इकाई और ब्रिम्स अस्पताल द्वारा किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है तो शिक्षकों की संख्या आवश्यक है, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री से पहले ही चर्चा हो चुकी है कि प्रदेश में शिक्षकों के 35,000 रिक्त पदों पर सरकार भर्ती करे। कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर एसआर निरंजन ने कहा कि उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद, बीदर विश्वविद्यालय बीदर और कर्नाटक सहित संघ ने शहर के कर्नाटक साहित्य संघ हॉल में बीदर जिला डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के सहयोग से शिक्षा के उन्नयन पर एक परामर्श बैठक में बात की। बीदर विश्वविद्यालय की स्थापना का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती, विभिन्न शिक्षण सामग्री और फर्नीचर की आवश्यकता, छात्रों के अध्ययन के लिए पुस्तकों का प्रकाशन, अनुवाद कार्य सभी आवश्यक हैं। इन सभी समुचित व्यवस्था के बिना शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। आजकल शिक्षण स्तर कम होने के कारण छात्रों का रुझान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की ओर अधिक है। इसलिए वर्तमान शिक्षकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आदमी को 10 लोगों का काम करना पड़ता है, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि देश का विकास होगा। राज्य में 35,000 शिक्षकों की कमी है, 3,200 बैकलॉग पद भरने हैं। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि राज्य में 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लगभग 5000 एकड़ वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है। इसमें से अधिकांश कोडगू में है। वन विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिक्रमण पट्टे की जमीनों पर है और संपत्ति के मालिक उन्हें वापस नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। अतिक्रमणकर्ताओं में से एक टाटा कॉफी है। कोडगू और चामराजनगर के विराजपेट में वन भूमि को अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पर निजी कंपनियों को सौंप दिया था, लेकिन अब वे जमीन देने से इनकार कर रहे हैं और स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। थॉमसन रबर ने बैंक ऋण के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी थी और बैंक ने इसे नीलामी के लिए रखा। बेंगलुरु दक्षिण तालुका में एक ग्राम पंचायत सदस्य के पास लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 25.58 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति पाई गई। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को बेंगलुरु और रामनगर डिवीजन में जिन 6 लोगों की यहां छापेमारी की, उनमें उनकी संपत्ति सबसे ज्यादा है। आरोपी जीपी सदस्य बेंगलुरु दक्षिण तालुका के तवराकेरे होबली में चननखेली ग्राम पंचायत से एचएस सुरेश हैं। लोकायुक्त पुलिस के रामनगर डिवीजन ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि सुरेश के पास 21.27 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें 16 साइटें, एक घर और 7 एकड़ और 6 गुंटा कृषि भूमि शामिल है। उनकी कुल संपत्ति 4.30 करोड़ रुपए है, जिसमें 11.97 लाख रुपए नकद, 2.11 करोड़ रुपए के गहने और 2.07 करोड़ रुपए के वाहन शामिल हैं। एमएल नागराज, मुख्य महाप्रबंधक संचालय, बेस्कॉम प्रधान कार्यालय, केआर सर्कल, बेंगलुरु के पास कथित तौर पर 6.37 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति थी, जिसमें 13 साइटें, 2 घर, 12 एकड़ और 30 गुंटा कृषि भूमि, 6.77 लाख रुपए नगद शामिल थे। 16.44 लाख रुपए के गहने और अन्य चीजें शामिल हैं।
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए ने कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट 2024 सीईटी को पुनर्निर्धारित किया है, क्योंकि तारीखें 21 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा से टकरा रही हैं। अब सीईटी 18 से 19 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। केईए के निदेशक रम्या एस ने कहा कि कन्नड़ भाषा की परीक्षा जो 22 अप्रैल को निर्धारित थी, अब 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इंजीनियरिंग सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन को डिजिटल बनाने और लगने वाले समय को कम करने के लिए प्राधिकरण ने आवेदन प्रक्रिया को नया रूप दिया है। प्रस्तुतियां राजस्व विभाग के वेब सेवा मॉड्यूल सैट्स के माध्यम से सत्यापित की जाएंगी। केईए ने शेड्यूल और नोटिफिकेशन के बारे में अलर्ट देने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसे इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे ही उम्मीदवार पंजीकरण शुरू करेंगे, उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति और शुल्क भुगतान के बारे में संदेश प्राप्त होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अयोध्या नहीं जाएंगे। पिछले महीने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया। इस वक्तव्य में यह कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने वक्तव्य में कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। इससे स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन के केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। वक्तव्य में आगे कहा गया कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन को निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अयोध्या नगरी में भगवान राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में हर तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्मान मीर के एक राम भजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तारीफ भरा पोस्ट किया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास है। उस्मान मीर जी का यह मधुर राम भजन सुनकर आपको इसी की दिव्य अनुभूति होगी। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और महेश कुकरेजा के एक राम भजन को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगल गान हो रहा है। इस पुण्य अवसर पर रामलला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुकरेजा जी के राम भजन को आप भी जरूर सुनिए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कारों की रक्षा और अमन चैन कायम करने के लिए उन पर गोलियां चलाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अखिलेश यादव के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत चढ़ गया है। वे स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। वे जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति हैं। उनके बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा।
और वे जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरे देश में इस दिन के लिए उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में भी राम मंदिर बनने की खुशी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। इस मूर्ति का अनावरण अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन करने की तैयारी है। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति को राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी में तैयार करवाया जा रहा है। यहां की मंदिर समिति ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ही हनुमान की मूर्ति के अनावरण का फैसला किया है। इस 51 फीट की मूर्ति में बजरंगबली के एक कंधे पर राम और दूसरे कंधे पर लक्ष्मण विराजमान है। मूर्ति लगभग तैयार है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए श्रमिक दिन रात मंदिर का काम पूरा करने में जुटे हैं। बता दें कि इस दिन पीएम मोदी समेत देश भर के तमाम बड़े राजनीतिक, फिल्मी और उद्योग जगत से जुड़े हुए सितारे चेहरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर फैसला सुना रहे हैं। स्पीकर के इस फैसले पर एकनाथ शिंदे सरकार का भविष्य टिका हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्पीकर राहुल नर्वेकर ने 1200 पन्नों का एक जजमेंट तैयार किया है। आज अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर शिंदे सहित उनके गुट के 16 विधायक अयोग्य साबित होते हैं तो एकनाथ शिंदे को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हमलों से पाकिस्तान थर्रा रहा है। पहले जिन आतंकियों का पाकिस्तान पालन पोषण करता रहा है, अब वही आतंकी और आतंकवाद उसके लिए नासूर बन गए हैं। आए दिन पाकिस्तान में कोई न कोई आतंकी हमला या बम विस्फोट हो रहा है। इसमें तमाम लोगों की जान जा रही है। ताजा आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। इससे एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बुधवार को एक टोल प्लाजा पर हुए आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 4 लोग मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हमले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरशद हुसैन ने हमले की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की सेवाओं और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ अतुलनीय संघर्ष में पूरा देश पुलिस के साथ है। इजराइल हमास युद्ध का 4था महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान गाजा में हो रही आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। गाजा में आम नागरिकों की मौत की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत को लेकर अपना कड़ा प्रतिरोध जताया। भारत के स्टैंड से इससे फिलिस्तीन भी खुश नजर आया। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद से उसका स्पष्ट संदेश तनाव बढ़ाने में रोक रहा है, ताकि मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति की जा सके और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जा सके। इसका तात्कालिक कारण 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले थे। हमले बेहद चौंकाने वाले थे और हम स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करते हैं। भारत का आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का दृष्टिकोण रहा है। आतंकवाद और बंधक बनाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रिम्स अस्पताल में गर्भवती महिला के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
खंडरे का कहना है कि पूरे कर्नाटक में 2000 करोड़ रुपए मूल्य की 5000 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने बेंगलुरु में जीपी सदस्य के यहां छापा मारा, 25 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, सोनिया और खरगे अयोध्या नहीं जाएंगे। पीएम मोदी ने की उस्मान मीर के इस राम भजन की तारीफ, कहा सुनकर होगी दिव्य अनुभूति। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।